हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो हमारा 11th क्लास है उसकी सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो लिखा है ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। तो इसमें जो स्टोरी जो चैप्टर में है क्या, इसमें जो राइटर है वो अपनी जो समुद्री यात्रा है उसके वर्णन करते हैं। जो राइटर होते हैं वो फ्लेम हाउस से स्टार्ट करते हैं और कैप्टन टाउन तक तय करते हैं पहला, और उसके बाद वो दूसरे राउंड लेते हैं अपनी समुद्री यात्रा का। तो देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये जो चैप्टर है ये एक समुद्री यात्रा का वर्णन करते हैं। लेखक जो राइटर हैं वो एक समुद्री यात्रा का वर्णन करते हैं। वे समुद्र द्वारा संसार का चक्कर लगाने चाहते थे तथा उसी मार्ग को अपनाना चाहते थे जो पहले जो थे, जो 200 वर्ष पूर्व जो प्रसिद्ध समुद्री यात्रा जो कैप्टन जेम्स कुक ने अपनाया था। जुलाई 1976 में लेखक ने इंग्लैंड के बादशाह प्लेमाउथ से प्रस्थान किया। उसके साथ उनकी जो पत्नी थी मैरी और उनकी जो 7 वर्ष की लड़की थी सुई तथा उसके 6 वर्ष का जो पुत्र था जॉन, वो भी थे। और इस यात्रा के लिए लेखक ने अपनी निजी वेव वॉल्कर नाम की एक जो शिप होती है वो बनाई थी। तो जो शिप थी वो 300 मीटर लंबी थी और यह यात्रा 3 वर्ष की पूरी होने का अनुमान था। और यह 2,55,000 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। यात्रा का पहला भाग लगभग 1,05,000 किलोमीटर का था, व लैंग 5,000 किलोमीटर का था, जो दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह से कैप टाउन तक आनंदपूर्वक हो गया। बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत इंजॉय के साथ वो जो सफ़र था वो निकल गया। अब लेखक ने रास्ते के लिए दो नाविक को भी ले गए थे, जिनका नाम था लैरी तथा हर्ब नामक 2 नाविक उनके साथ ले लिए, क्योंकि दक्षिण हिंद महासागर संसार का सबसे अधिक तूफानी सागर है। यात्रा का दूसरा चरण जो था वो 1,50,000 किलोमीटर का था तथा ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर पूरा होना था। 25 दिसंबर को लेखक को किश्ती दक्षिण हिंद महासागर से कैप टाउन से पूर्व दिशा में 3500 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। अब जो न्यू ईयर आने वाला था तो 1977 के आरंभ होने की खुशियाँ उन्होंने किश्ती में ही मनाई थी। किंतु जब 2 जनवरी का जो दिन था उस दिन क्या हुआ, मौसम जो था वो अचानक जो था ख़राब हो गया, बहुत गंभीर रूप से ख़राब हो गया। अब उनकी जो किश्ती समुद्री तूफान में फंस गई थी और ये जो तूफान 3 दिन तक चलता रहा। अब उनकी जो शिप थी जो उन्होंने खुद बनाई थी वो बुरी तरह से टूट गई थी। समुद्र का जो पानी था, इसका जो शिप के अंदर ही समुद्र का पानी भर गया था। ये किसी भी समय डूब सकती थी, किंतु जो राइटर थे और उनकी पत्नी और उनकी जो दोनों नन्ही बच्चे थे, दोनों नाविक से अद्वितीय उत्साह से काम लिए तथा बच गए। नन्हे जॉन ने कहा, डैडी हम मरने से नहीं डरते, यदि हम सब इकट्ठे मर सके तो यह लेख का मुख्य उद्देश्य इसी उत्साह को चित्रित करता है। 6 जनवरी जब सुबह मॉर्निंग हुई तो लगभग 6 बजे इन्हें समुद्र का एक छोटा सा जो टापू होता है वो दिखाई दिया। यह जो टापू था वो केवल 65 किलोमीटर चौड़ा था और यहाँ के निवासी की संख्या केवल 28 थी। इन्होंने जो लेखक तथा उनकी टोली का वहाँ पहुँचने में स्वागत किया था। तो देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं।
डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो समुद्री यात्रा थी उसकी तैयारी कैसे हुई थी? तो जो लेखक ने समुद्र द्वारा संसार का चक्कर लगाने की यात्रा जुलाई 1976 में आरंभ की थी, और जो उनकी पत्नी मैरी थी और उनका पुत्र जॉन और उसकी जो पुत्री थी सुजेन उसके साथ थी। पुत्र की जो आयु थी केवल 6 वर्ष की थी और जो पुत्री की केवल आयु 7 वर्ष की थी। लेखक उस समय एक 37 वर्षीय व्यापारी था, बिजनेसमैन था। उसी मार्ग को अपनाना चाहता था जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 पूर्व अपनाया था। लगभग 16 वर्ष से ही वह अपनी पत्नी और इसके बारे में कल्पना कर रहे थे। वो सोच रहे थे, जब वो 16 वर्ष के थे तो वो सोच रहे थे या कल्पना कर रहे थे कि हम जो है वो जो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्हीं की तरह हम भी समुद्री यात्रा करेंगे। तो इसी प्रसिद्धि खोजी में किया गया कि वह अपना खाली समय जो थे वो समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधित कुशलताओं को सुधारने में व्यतीत करते हैं। फिर उन्होंने जो थे 23 मीटर लंबी एक शिप बनाई। मैंने पहले भी बता दिया है, शिप बनाई थी और इसकी जो पिक्चर है वो भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। पहले चैप्टर देख लेते हैं। तो इसकी उन्होंने जो थी एक शिप बनाई थी जो 23 मीटर लंबी थी और ये जो थी ये लकड़ी की बनी हुई थी और इसका जो वजन था वो 30 टन था। और ये एक सुंदर किश्ती थी और इसे बहुत कुशलता से बनाया गया। तो जो व्यक्ति कुशल होते हैं इन सब कार्य में, बहुत अच्छे होते हैं बनाने में, तो उनके द्वारा बनाया गया था और इसको बनाने में महीने लग गए थे। और इन जो बनाने के बाद उन्होंने जितना संभव हो सके तूफानी मौसम में इनका परीक्षण किया था। वो कई ख़राब से ख़राब मौसम में भी इसका यूज़ करते थे और इसको एक्सपेरिमेंट करते थे कि इसका कैसे कैसे यूज़ होता है। तो उसके बाद जो था, अब इनकी जो समुद्री यात्रा थी वो 2,55,000 किलोमीटर की थी और ये जो था 2 भाग में था। पहली जो यात्रा थी उसमें 1,05,000 का था और दूसरी जो थी 1,50,000 का था इनकी यात्रा थी। उन्होंने इस 3 वर्ष को पूरा करने के लिए योजना बनाई थी। उन्होंने पहले योजना बना ली थी कि ये जो समुद्री यात्रा ये 3 वर्ष में पूरी हो जाएगी। और यात्रा का जो पहला भाग था वो 1,05,000 किलोमीटर का था जो आनंद पूर्वक बहुत इंजॉय के साथ निकल गया था। और ये जो था ये अफ्रीका के जो पश्चिमी तट के साथ जो यात्रा करके केप टाउन पहुँचे थे और फिर अपनी जो यात्रा के दूसरा भाग के लिए उन्होंने विश्व की सबसे तूफानी सागर में जाना था। अब केप टाउन तक तो पहुँच गए थे एंजॉय के साथ, अब उन्हें जो था दूसरे भाग में भी जाना था जो तूफानी सागर से जाना जाता था। ये दक्षिणी हिंद महासागर था जहां उन्होंने अपनी सहायता के लिए अपने साथ 2 नाविक को लिया था। एक का नाम था लैरी विजिल था और वह एक अमेरिकी थी और दूसरा जो था हर्ब सिजलर था जो एक स्विट्जरलैंड वासी था। फिर जो था बियॉन्ड केप टाउन, जो केप टाउन के बाद क्या हुआ था, तो केप टाउन से जब चले थे तब उन्हें अभी 2 दिन ही हुए थे, तेज़ हवाएं चलने लगी थी। वह निरंतर कुछ हफ्ते तक चलती रही थी, कई वीक्स हो गए थे। रेगुलर जो हवा थी वो चलती आ रही थी। लेखक को तेज हवा की चिंता नहीं थी, उसे जिस बात का चिंता था वह थी लहरों का आकार। जो वेव्स से उसकी जो चिंता थी बढ़ती जा रही थी। वह उनकी समुद्री जहाज का मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी 15 मीटर तक था। 24 दिसंबर का दिन था जब केप टाउन से पूर्व 35,000 किलोमीटर
3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। मौसम जो था बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी उनके पास क्रिसमस ट्री था और उन्होंने अद्भुत ढंग से क्रिसमस बनाया था। बहुत ही इंजॉय के साथ, बहुत ही मस्ती के साथ उन्होंने क्रिसमस बनाया था। और वो जो थे वो न्यू ईयर की भी तैयारी कर रहे थे बड़े उत्साह के साथ, बहुत इंजॉय के साथ। और उन्हें आशा था कि जो मौसम है वो जल्द ही बदल जाएगा। यह बदल तो अवश्य है जाएगा, परंतु ख़राब भी हो गया। 2 जनवरी की जो लहर थी वो बहुत बड़ी थी। जहाज़ का प्रत्येक लहर आने पर ऊपर उठ जाता था। उन्होंने जहाज़ के जो आगे वाले भाग पर केवल एक छोटा सा बादवन लगा रखा था। हवा की सी करती आवाज़ जो थी वो कानों को इतनी बुरी तरह से आवाज़ आती थी कानों तक कि जहाज़ की जो गति थी कम करने के लिए उन्होंने वह छोटा सा बांधवान भी नीचे कर दिया। उन्होंने प्रत्येक चीज़ रस्सी से कसकर बांधी। उन्होंने जीवन रक्षक की जो नौकाओं के साथ रस्सी बांध दी। फिर उन्होंने अपने जलरोधी वस्त्र जो जैकेटर होते हैं वो भी पहन ली थी। फिर उन्होंने जैकेट भी पहन ली। और जब शाम को 6 बजे थे तब ऐसा मौसम हो गया था, बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था जो कुछ संकेत करना चाहता था। हवा जो थी वो हवा जो चल रही थी बहुत तेज वो बंद हो गई थी और जो आकाश था वो काला सा हो गया था। और फिर वहाँ से वहाँ जो बादल गरजते हैं वैसी आवाज़ आ रही थी। जहाज़ के पीछे की तरफ एक विशाल बादल दिखाई दे रहा था, परंतु वास्तव में वो बादल नहीं था। एक वह भयानक लहर थी जो कि लहरों के आकार में लगभग दुगनी थी। वह पूरी तरह से बहुत लंबी थी, बहुत ही लंबी वेव्स थी। अब जो उसके बाद जो था वो तूफान में फंस गए थे। जो तूफान आया था, जो बड़ी वेव्स थी उसके अंदर फंस गए थे। तो हुआ क्या था, जो उनकी जो गरज की आवाज़ थी गड़गड़ाहट में बदल गई थी। लेखक ने सोचा कि जहाज़ लहर के ऊपर पहुंच गई है। अब जो वो वेव्स आ रही थी, मान लो ये जो वेव्स हैं, ये जो जहाज बना था, जो भी शिप बनी थी ऐसे था, मान लो ये शिप है और ये जो ऊपर थी, ये जो वेव्स थी इतनी ऊंचाई से गई थी कि ये ऐसे पलट हो सकती थी। और उनकी जो जहाज थी वो ऐसा लग रहा था ये जो वेव्स है वेव्स के ऊपर से जा रही है। तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या हुआ, जो आवाज़ थी इतनी डरावनी आवाज़ लग रही थी, इतनी ही भयंकर थी कि कोई धमाका फिर जो था, अब वो सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था, उन्हें फील हो रहा था कि जो उनकी जहाज़ है वो लहर के ऊपर से पहुंच गई है। परंतु वहाँ एक भयानक धमाका हुआ जिसने जहाज़ के डेक को हिलाकर रख दिया था। पानी की एक धारा जहाज़ के ऊपर आने लगी और लेखक का सिर जो था वो स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया और वह जहाज़ से बाहर जा गिरा। और तब उसे महसूस हो रहा था कि लहरों के नीचे डूबता जा रहा है। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसकी मृत्यु जो थी नज़दीक थी। वह होश खोता जाता, वो बेहोशी की हालत में हो रहा था और काफ़ी शांति महसूस कर रहा था। परंतु वह अचानक उसका सिर ऊपर को उठकर पानी से बाहर आ गया। उसने वेव वॉकर लेखक की जो किश्ती का नाम था, जो शिप का नाम था, वो कुछ मीटर की दूरी पर देखा। वे समुद्र से उल्टी हुई थी, समुद्र जो था समुद्र में उल्टी हुई थी। उसके बादवान पानी के तल के साथ लगे हुए थे। फिर एक लहर ने उसे उछालकर सीधा कर दिया। जो मतलब जो शिप थी, शिप क्या हुआ, अब जैसे जो वेव्स आई थी, वो जो शिप थी वो ऐसे में हो गई थी। तो वो जो थे वो सब बहुत डरे हुए थे। अब फिर जब एक और वेव्स आई तो वो जो थे फिर दोबारा इसी तरह हो गए। तो उसके बाद
अब जो लहर थी उस डेक पर इस तरह हिला रही थी कि मानो एक कपड़े की गुड़िया हो। उसकी जो बाईं तरफ की पसली थी वो टूट गई थी और उसके जो दाँत थे वो भी काफ़ी टूट गए थे और उसके मुंह से खून ही खून भरा हुआ था। किसी तरह से स्टीयरिंग व्हील के पास पहुंच गए और अगली लहर के लिए उसने जहाज़ पर काबू पाने का यत्न किया। अब जहाज़ पर जहाज़ पर सब तरफ पानी था। उसे अनुभव हुआ कि जो पानी जहाज़ के निचले भागों में भी भर आया है, किंतु उसके इस बात का हौसला ना पड़ा कि वह स्टीयरिंग व्हील छोड़कर नीचे जांच करने जाए। अचानक आगे की तरफ डेक की फर्श में बने छेद का ढक्कन खुला और मेरी नज़र आई। हम डूब रहे हैं, वह बोली। नीचे वाले फर्श टूट गया है और सब तरफ पानी ही पानी है। लेखक ने मैरी को स्टीयरिंग व्हील संभालने को कहा और वह स्वयं यह देखने के लिए नीचे चला गया कि क्या किया जा सकता है। तो उसके बाद जो है, अब पानी जो था वो नाव में जो पूरी तरह से भर गया था, क्योंकि छेद होने के कारण जितना भी पानी था वो नीचे वाले फर्श टूटने की वजह से पूरा पानी से भर गया था और जो नाव था वो पानी में डूबने लग गया था। तो आगे है जो तूफान को झेलते हुए जो संघर्ष किया था उसके बारे में, स्ट्रगल किया था उन्होंने, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब वह नीचे आया था, when he went down hill से लैरी एंड हर्ब और पंप चला। देखो फिर जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि लैरी और हर्ब थे पंप चलाकर पानी बाहर निकालने का यत्न कर रहे थे और टूटी हुई लकड़ियाँ के टुकड़े सभी तरफ से लटक रहे थे। जहाज की दाईं तरफ वाला जो भाग था वो अंदर की ओर पिचका हुआ था। जो वस्तु थे कोकरी, चाट, कनस्तर और खिलौना गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। लेखक कुछ तैरता हुआ और कुछ घिसटता हुआ बच्चे के कैबिन में पहुंच गए। और यह क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ जी, उन्होंने जवाब दिया, परंतु सीओ ने कहा कि उसके सिर पर थोड़ी चोट लगी है। उसकी आंखें हैं ऊपर एक बड़ी सूजन थी, परंतु लेखक के पास उसकी चिंता करने का कोई समय नहीं था। अब उसे उस छिद्र को बंद करने के लिए जहाज से पानी की तेज़ी से अंदर आ रहा था। यदि ऐसा ना किया जाए तो जहाज का अवश्य ही डूब जाता। केविन के आसपास जो कूड़ा करकट तैर रहे थे, इसने पंपों को जाम कर दिया और जो बिजली से चलने वाली पंप भी काम नहीं कर रही थी, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। जहाज के पानी का स्तर भयानक रूप से बढ़ रहा था। सौभाग्यवश उसके पास एक दूसरी बिजली का पंप था। लेखक ने इसे भारी पाइप के साथ जोड़ दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। वह बड़े बड़े छिद्र बंद करने में योग्य भी हो गया। रात हो गई थी और पूरी रात भर पानी निकलते और जहाज़ को चलाते रहना पड़ा। उन्होंने सहायता के लिए रेडियो सिग्नल भी भेजा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि वह दुनिया के दूर वाले कोने में थे। सीयू के सिर बुरी तरह से सूज चुका था। उसकी जो आंखें थी भयानक रूप से काली लग रही थी और उसकी जो बाजू पर गहरा घाव हो गया था। वह लेखक ने उससे पूछा कि उसने अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, जबकि आप हम सबको बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो फिर जब जो प्रॉब्लम हुई थी उन सब के बाद, जो वेव्स थी उन सब के निपटने के बाद जो थे, वो जब मौसम शांत हुआ तो एक आइलैंड देखा था, ठीक है, जिनकी वो तलाश कर रहे थे। तो 3 जनवरी की सुबह तक पानी का जो स्तर था काफ़ी हद तक काबू में आ गया था और इस वक्त में 15 घंटे बीत चुके थे।
जब लहर जहाज से टकराई थी और वह बच गए थे। अब वो बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे, परंतु जहाज के निचले हिस्से में अभी भी काफ़ी मरम्मत करनी बाकी थी, क्योंकि वहाँ लकड़ी के सभी फ्रेम टूट गए थे और यहाँ संभव नहीं लगता था कि वे वोकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच पाएगी। लेखक ने जो राइटर थे, लेखक ने अपने चोटों को जांचा और जो लेखक थे वो अपने जो चार्ट बनाए थे उनको जांच रहे थे और गणना की कि पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पर तो 2 छोटे आइसलैंड है, उसमें से एक एम्स्टर्डम था और अब उनकी जो एकमात्र आशा एक विशाल सागर में उन जगहों पर पहुंचना था, परंतु यह तभी संभव हो सकता यदि हवा चलनी रुक जाती। अब वह बादवम लगा सकते थे। 4 जनवरी का दिन था, तो वह लगातार 36 घंटों से पानी के पंप की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। अब केवल कुछ सेंटीमीटर पानी ही रह गया था। वे मुख्य मस्तूल पर बादवान नहीं लगा सकते थे। दबाव से क्षतिग्रस्त जहाज के टुकड़े हो सकते थे, इसलिए उन्होंने तूफानी मौसमों में प्रयोग किए जाने वाले जहाज का तिकोना बादवान लगाया और उस दिशा की तरफ चल दिए और वहाँ से सोचते थे कि कुछ 2 छोटे आइसलैंड हैं। मेरी को उसके लिए कुछ मांस और बिस्कुट मिल गए। लगभग 2 दिन के बाद उन्होंने भोजन किया। उसके बाद वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। तो इसमें जो है उसको जो पूरी फैमिली थी उनको राहत की वह भावना थोड़ी देर के लिए हो रही थी। सुबह 4 बजे उनके पीछे ये काले बादल हो गए, हवा तूफानी हो गई और लहरें जो थी ऊंची हो गई। रात भर मौसम खराब रहा। 5 जनवरी को जो था वो 5 जनवरी को जो स्थिति थी दोबारा बहुत भयानक हो गई थी। लेखक बच्चे को सांत्वना देने के लिए अंदर गया और जॉन से पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? लेखक ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि अपने जो हम प्रयास करते हैं उसमें सफल रहेंगे। इस पर लड़के ने कहा, डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं और आप और मम्मी, सीयू और मैं। तो लेखक ने उसकी बात को उत्तर नहीं दे सका। उसने उसके पास ही कुछ भी नहीं था। उसके समुद्र से लड़ने का निश्चय किया और उसने जहाज को रोककर उसके ठीक हिस्से से लहरों की तरफ रखने का निर्णय किया। और उस शाम लेखक और उसकी पत्नी हाथ पकड़कर इकट्ठे बैठ गए। टूटे हुए तख्तों से अधिकाधिक पानी अंदर आ रहा था। दोनों के अनुभव किया कि उनके अंत बहुत नज़दीक था। अब जो था, जो आशा की किरण दिखी थी उन्हें, वो 6 जनवरी की सुबह को दिखी थी, जब जो था वेव वॉकर जो था तूफान से बाहर आ गया था। हवा कम धीमी हो गई थी और जो लेखक थे वो चार्ट रूम में गए और चार्टों को देखने लगे और उन्होंने देखा कि जो वह केवल इतना ही जान पाए कि 1,50,000 किलोमीटर चौड़ा सागर में वह एक 65 किलोमीटर चौड़ा और आइसलैंड ढूंढ रही है, जबकि लेखक और उसकी पत्नी जो थे वो गणनाएं कर रहे थे और सीओ उसकी तरफ दर्द से कहराती आई। उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था। उसकी काली आंखें दरारों के भांति तंग हो गई थी और सीओ ने लेखक का एक कार्ड दिया और उसने बताया कि इस पर लिखा हुआ है, ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। ये कार्ड आपका धन्यवाद करने के लिए है और आओ हम बेहतर की आशा करें। दोपहर के लगभग 2 बजे लेखक डेक पर गया और उसकी लैरी के जहाज को 185 डिग्री घुमाने को कहा। उसने कहा कि इस रास्ते पर जाने पर उसे आशा है कि लगभग 5 बजे तक हम आइसलैंड पहुंच जाएंगे और फिर वह नीचे जाकर अपने कैबिन के उड़ाने लगेंगे।
उसके बाद जब वह जब जगा तो शाम 6 बज गए थे। उसने सोचा कि जिस गति से वह जा रहे थे तो वह अवश्य आइसलैंड को ढूंढने में चूक गए होंगे। तभी जॉन अंदर आया और सीओ उसके बिल्कुल पीछे थी। क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जॉन ने पूछा। तुम मेरे अब गले क्यों लगना चाहते हो? लेखक ने पूछा। क्योंकि आप इस दुनिया के बेहतरीन डैडी हो और कैप्टन हो, जॉन ने उत्तर दिया। आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है, लेखक ने कहा। क्यों? आप अवश्य ही अपने आइसलैंड ढूंढ लिया, सीओ ने कहा। क्या? लेखक चिल्लाया। वह बाहर हमारे सामने है, उन दोनों ने कहा। लेखक भागता हुआ डेक पर गया और वह एम्स्टर्डम द्वीप का पूरे बाहरी भाग देख सकता था। वह ज्वालामुखी पत्थर से बनाकर एक बेकार सा टुकड़ा था। इस पर पेड़ पौधे नहीं के बराबर थे, परंतु उसके लिए वह दुनिया का सबसे समुद्र द्वीप था। उन्होंने रात के लिए वहाँ लंगर डाल दिए। उनकी सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी खुशी से चिल्ला दिए जब वह उसकी तट पर आने की सहायता कर रहे थे। तो बस स्टोरी में यही है। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। और ये जो है, ये वो जो शिप थी उसकी पिक्चर है। तो ये जो देख रहे हो ये इतनी बड़ी थी, इसकी हाइट, और जो वेव्स थी, वेव्स जो थी इसके इतने ऊपर से जा रही थी। तो अनुमान लगा सकते हो कि ये कितने भयंकर तूफान आया था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय वीडियो।